गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 23 के साथ में सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12th। पिछले वीडियो में हमने आपको पराग कोश, एक प्रारूपिक पराग कोश का विकास और संरचना के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो हमने आपको बताया था कि एक प्रारूपिक पराग कोश चतुष्कोणीय संरचना के रूप में विकसित होता है। चतुष्कोणीय संरचना के रूप में विकसित होता है। इसके चारों कोनों में लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो देखिएगा, इसमें डालें आप हेडिंग लघु बीजाणुधानी की संरचना या पराग कोश की संरचना। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की संरचना, ये टॉपिक है आपका आज का, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि पराग कोश जो होता है लघु बीजाणुधानी का रूपांतरण होता है। तो लघु बीजाणुधानी विकसित होकर क्या बनाती है? पराग कोश। तो हम ये भी कह सकते हैं पराग कोश की संरचना, या तो हम ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी की संरचना या पराग कोश की संरचना। तो देखिएगा, यदि हम पराग कोश का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें प्रत्येक कोने में हमें एक लघु बीजाणुधानी गोलाकार या वृत्ताकार रूप में दिखाई देती है, जो प्राय दो भागों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लघु बीजाणुधानी भित्ति और बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो आप देखिएगा, इसमें एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी, एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी अनुप्रस्थ काट में वृत्ताकार या गोलाकार दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी अनुप्रस्थ काट में वृत्ताकार या गोलाकार दिखाई देती है, जो प्राय दो भागों में बटी होती है। तो आगे लिखें, जो प्राय दो भागों में बटी होती है, दो भागों में बटी होती है, जिन्हें लघु बीजाणुधानी भित्ति और बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणुधानी भित्ति और बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। लघु बीजाणुधानी भित्ति और बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो देखिएगा, इसको हम एक चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो देखिएगा कैसे दिखाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपको। उसके बाद फिर डायग्राम बनाएंगे आपको अनुप्रस्थ काट का, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का और एक प्रारूपिक पुंकेसर, उसके बाद में भित्तीय काट इनका। तो देखिएगा चार्ट देखो, लघु बीजाणुधानी
लघु बीजाणु धानी, इसे हम परागधानी भी कहते हैं। परागधानी, पराग कोश की धानी, जिसमें क्या भरे रहते हैं, पराग कण या लघु बीजाणु। तो देखिएगा ध्यान से, लघु बीजाणु धानी अनुप्रस्थ काट में वृत्ताकार या गोलाकार दिखाई देती है, जो दो भागों में बटी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो दो भागों में बटी होती है। पहला जो पार्ट है, ध्यान देना, उसे बोलते हैं हम लघु बीजाणु धानी भित्ति। लघु बीजाणु धानी भित्ति, लघु बीजाणु धानी भित्ति। हम इसे ये भी कह सकते हैं पराग कोश भित्ति। पराग कोश भित्ति, इसको हम ये भी कह सकते हैं पराग कोश भित्ति। ध्यान देना। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है बीजाणुजन ऊतक या लघु बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ध्यान देना, लघु बीजाणुजन ऊतक, ये दूसरा पार्ट है। तो ध्यान देना, लघु बीजाणु धानी भित्ति या पराग कोश भित्ति एक अधः स्तरीय या हाइपोडर्मल भित्ति होती है, जो 4 परतों की बनी होती है। अब वो 4 परतें कौन कौन सी होती हैं, देखिए ध्यान से। 4 परतें, पहली है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह है लघु बीजाणु धानी भित्ति या लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। ध्यान देना। दूसरा है अंतस्थीसियम या अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा, इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम यह बाह्य त्वचा के नीचे का स्तर होता है। ध्यान देना। चौथा है मध्य परत या मध्य भित्ति, मध्य परत, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। MIDDLE, मिडिल लेयर। और जो चौथा परत है बहुत इंपॉर्टेंट, टेपिटम, इसे बोलते हैं टेपिटम पोष ऊतक। टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम को पोष ऊतक भी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये 4 परतें होती हैं लघु बीजाणु धानी में। अब ध्यान देना, बीजाणुजन ऊतक, यह जो होता है बीजाणुजन ऊतक, इसे टेपिटम चारों ओर से घेरे रहती है। तो ध्यान देना, इसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है, बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु जन कोशिकाएं कहलाती है, या इसे हम ये कह सकते हैं बीजाणुजन ऊतक प्रारंभिक लघु बीजाणुजन। प्रारंभिक लघु बीजाणु जन, लघु बीजाणुजन कोशिकाएं बनाता है। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं में बदल जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं क्या बनाती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। ध्यान देना, ये क्या होती है? द्विगुणित होती है, 2n। सूत्र गुणिता में कैसे होती है? द्विगुणित 2n। अब ध्यान देना, इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्ध सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी में? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। क्या होता है ये अर्धसूत्री विभाजन? ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है।
तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो देखिएगा, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के कौन सी कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनाती हैं। ये सूत्र मूलतः में क्या होते हैं, अगुणित स्मॉल एन, और यही विकसित होकर क्या बनाते हैं, पराग कण बनाते हैं, पराग कण। ये है साहब, इसमें पराग कण बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो लघु बीजाणु धानी, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर ये होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि पराग कोश की स्ट्रक्चर ये होती है, जिसमें 4 लघु बीजाणु धानियां चारों कोनों में स्थित होती हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। ध्यान देना, यदि लघु बीजाणु धानी भित्ति जो होती है, इसके कार्य देखें तो बाह्य त्वचा यह सुरक्षात्मक परत होती है, जबकि अंतःत्वचा क्या होती है, ये पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है, और मध्य परत क्या होती है, यह पोषण देती है किसको, टेपिडम को, और टेपिडम क्या करती है, पराग कणों को या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं आपको, आप उसको ड्रा करना डायग्राम को। देखिए बेटा, ये आपके डायग्राम बनाए गए हैं। ये एक प्रारूपिक पुंकेसर का डायग्राम है, जिसमें परागकोश, योजी और पुतंतु, ये होता है तंतु डंठल। हम इसकी अनुपस्थ काटते हैं। ये हमने आपको पहले बता दिया था कि एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना, इसमें आप देखें परागकोश, योजी, पुतंतु, इसका हम अनुपस्थ काटते हैं तो हमें इसमें चारों कोनों में लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं, 4। इसके बाद में ये परागकोश का अनुपस्थ काट है। ध्यान देना, ये परागकोश है पूरा। परागकोश हमने आपको बताया था, एक प्रारूपिक परागकोश चतुष्कोणीय संरचना के रूप में होता है, चतुष्कोणीय संरचना के रूप में होता है। ध्यान देना, चतुष्कोणीय संरचना के रूप में होता है। वेलकम बैक। देखो, तो ये हमने आपको बताया था कि अनुपस्थ काट में परागकोश की संरचना जो लघु बीजाणु कैसी जगह देती है, वृत्ताकार या गोलाकार दिखाई देती है। ये परागकोश की टीएस है, अनुपस्थ काट। एक स्लाइस देखेंगे इसको, ध्यान देना, ये परागकोश का विमितीय काट है, ध्यान देना, 3D के अंदर। इसके बाद में यहाँ से जो ये अनुप्रस्थ काट है किसकी, परागकोश की, इसमें ये वाला भाग योजी, ध्यान देना, इनके बीच में योजी का निर्माण हो जाता है। यदि ध्यान से हम देखेंगे तो चारों, मैंने आपको बताया था, एक प्रारूपिक परागकोश चतुष्कोणीय संरचना के रूप में होता है, अर्थात इसके प्रत्येक कोने में लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु धानी, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था, ये पूरी की पूरी यहाँ से आता जो भित्ति होती है, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, आप देखा होगा पूरी ये वाली यहाँ तक, ये पूरी देखियो, 1 2 3 4 परतें होती हैं। पहली है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, दूसरी है अंतःत्वचा एंडोथीसियम, और तीसरी है मध्य परत, और चौथी है टेपिडम। लास्ट में बीजाणुजन ऊतक होते हैं, ध्यान देना, बीजाणुजन ऊतक होते हैं। तो ये पूरी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक अधस्त्वचा, हाइपोडर्मल, लघु बीजाणुधानी भित्ति या परागधानी भित्ति। और ये जो होता है केंद्र में जो टेपिडम चारों ओर से घेर रहती है, तो क्या होता है, बीजाणुजन ऊतक होता है। अब ध्यान से इसको देखें, इसका एक आधा काट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा डायग्राम दिखाई देता है इसका। तो सबसे बाह्य परत जो होती है वो कहलाती है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ध्यान दीजिएगा, बाह्य त्वचा, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये बाह्य जो त्वचा होती है, ये लघु बीजाणुधानी या परागकोश भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, जो ढोलाकार कोशिकाओं की पतली एकल झिल्ली परत होती है, झिल्ली नुमा एकल परत होती है। दूसरा जो है ये वाला भाग, ये हरे वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, हरी कोशिकाएं, आयताकार कोशिकाएं, ये होती है अंतःत्वचा, 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 इसे बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम।
एंडोथीसियम, अंतस त्वचा एंडोथीसियम। ये तीसरी जो परत होती है यहां से लेकर के यहां तक 3, 1 2 3, ये होती है मध्य परत। मध्य परत ये होती है मध्य परत। ये 1 से 3 लेयर होती है मिडिल लेयर, MIDDLELAYER। ये 1 से 3 परतें होती है, 1 से 3 परतें होती है। और चौथी जो परत होती है बड़ी स्तंभाकार कोशिकाओं की, ये कहलाती हैं आपके, इसमें सघन केंद्रक होता है टेपिटम, टेपिटम, TAPETUM, टेपिटम। पोषक ऊतक बोलते हैं ऐसा ऊतक जो पोषण प्रदान करता है। और लास्ट में ये होता है बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक, जो हमने आपको चार्ट के रूप में दर्शाया था, बीजाणु जन ऊतक। ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। तो देखिएगा अब ये जो होते हैं ये होती हैं कैलोज बैंड, कैलोज बंद, ये कैलोज बैंड। और ये होती है रेशेदार एल्फा सेलुलोज की बनी पट्टियां, ध्यान देना, ये रेशेदार पट्टियां, रेशेदार एल्फा सेलुलोज की पट्टियां, ये वाली, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक डायग्राम था। परागकोश एक प्रारूपिक पुंकेसर, पुंकेसर में परागकोश, परागकोश का विमितीय काट जिसमें आपको लघु विजाणु धानी और परागकोश की वित्तीय दिखाई दे रही है। उसके बाद में इसका ये अनुप्रस्थ काट है, परागकोश का TS, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर, ध्यान देना थर्ड में। उसका फिर इसको और आगे दिखाया गया है माइक्रोस्कोप में देख करके। इस प्रकार ये इसमें पाई जाती है। अब हम एक एक का इनका वर्णन करेंगे। हम ये कह सकते हैं ये चित्र जो चौथा है डायग्राम 4, ये वाला, ये डायग्राम 4 है आपके परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी का वित्तीय काट। क्या चित्र है इसका? परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी का वित्तीय काट। ये मतलब पुस्तक मिल जाएगा आपको। ये आगे अब इनका एक एक का वर्णन करते हैं। यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको भी मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसका वर्णन करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु धानी भित्ति या परागकोश भित्ति क्या होती है? एक अधस्तरीय त्वचा होती है, हाइपोडर्मल भित्ति होती है। तो हम जो निम्नलिखित 4 परतों की बनी होती है, तब एक एक का हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। पहला पार्ट डालेंगे हेडिंग लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी भित्ति। हम इसे ये भी कह सकते हैं परागधानी भित्ति। क्या कह सकते हैं उसको? परागधानी भित्ति, परागधानी भित्ति, ध्यान दीजिएगा, परागधानी भित्ति। कैसी होती है ये? ध्यान देना, इसमें लिखो यह एक अधस्तरीय। कैसी होती है? यह एक अधः स्तरीय अर्थात हाइपोडर्मल लेयर या हाइपोडर्मल वाल होती है, अधस्तरीय भित्ति होती है, अधस्तरीय भित्ति होती है जो निम्नलिखित 4 परतों
से मिलकर, चार परतों से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। अधस्तरीय भित्ति होती है जो निम्नलिखित चार परतों से मिलकर बनी होती है। पहली ए, पहली परत देखिएगा आप, पहली परत है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसका और नाम है। इसको हम बाह्य स्तर भी कह सकते हैं, अधिचर्म भी कह सकते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है, ध्यान देना, क्या कह सकते हैं इसे, अधिचर्म या बाह्य स्तर, स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिचर्म या बाह्य स्तर भी कहते हैं। कैसी होती है ये? ध्यान देना, यह लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। यह लघु बीजाणुधानी, यह लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। ध्यान दीजिएगा, ये लघु बीजाणुधानी है। एक यहां से यहां तक देखेगा आप, ये वाला जो यहां से नहीं, यहां से लेकर के ये चीज ए यहां तक, ये क्या होती है? लघु बीजाणुधानी भित्ति। चार परतों बनी होती है लघु बीजाणुधानी भित्ति। ध्यान दीजिएगा, तो पहली जो परत है क्या कहलाती है? बाह्य परत। इसका बड़ा डायग्राम ये रहा, बाह्य परत या बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, सबसे बाहरी। इसका एक हल्का सा काटा यहाँ से, ये तुम्हारा भाग ये वाला, तो सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? इसकी कोशिकाएं ढोलाकार, पतली, चपटी होती हैं। कैसी होती है इसकी कोशिकाएं? तो ये परत कैसी होती है? एक कोशिकीय मोटी होती है, ये इतनी मोटी होती है, मात्र एक कोशिकीय मोटी। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें, यह अगला पॉइंट है, यह चपटी, पतली, चपटी, पतली एवं ढोलाकार कोशिकाओं की बनी, ढोलाकार कोशिकाओं की बनी एकल परत होती है। ढोलाकार कोशिकाओं की बनी एकल परत होती है। ध्यान देना, ढोलाकार कोशिका कैसी? ढोल का आकार कैसा है? ध्यान देना, ये शायद इस प्रकार होता है, ढोल का आकार। तो ढोलाकार कोशिकाएं होती है इसकी, देख लीजिए आप, ढोलाकार कोशिकाओं की बनी, बीच में से मोटा, किनारों पर हल्का सा क्या होता है? मुड़ा हुआ, ढोलाकार कोशिकाएं। तो कैसी होती है ये? बाह्य त्वचा क्या है कि इसे अधिचर्म या बाह्य स्तर भी कहते हैं। यह लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। क्या कार्य क्या है इसका? सुरक्षा करना। सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। कैसी होती है ये? चपटी, पतली एवं ढोलाकार कोशिकाओं की बनी एकल परत होती है। केवल एक ही परत होती है और परत नहीं है, एकल परत होती है। इसके बाद में आती है आपको दूसरी अंतस्त्वचा। दूसरी आती है आपके अंतस्त्वचा। लघु बीजाणुधानी भित्ति की दूसरी परत आती है अंतस्त्वचा, बी, अंतस्त्वचा। इसे बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, अंतस्त्वचा या अंतस्थीसियम भी कहते हैं इसको, अंतस्थीसियम। इसमें देखिएगा,
यह बाह्य त्वचा के नीचे कैसी होती है, यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित दूसरी परत होती है। यह बाह्य त्वचा है, इसके नीचे दूसरी जो परत होती है क्या कहलाती है, अंतस्त्वचा होती है। अब ये कैसी होती है, यह अपेक्षाकृत बड़ी, ध्यान देना, और आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। इस कोशिकाएं कैसी होती हैं, इनसे बड़ी होती हैं और आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। अब ध्यान देना, इनकी कोशिकाओं की आंतरिक सतह पर, जो ये आंतरिक सतह होती है ना, इन पर क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज से बनी रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ध्यान देना, जो पराग कोश स्फुटन में सहायक होती हैं। इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है, यह क्या है, ध्यान देना, यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित, यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित, यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित दूसरी परत होती है, दूसरी परत होती है, दूसरी परत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपको, यह एक कोशिकीय, ध्यान देना, यह अपेक्षाकृत बड़ी, यह अपेक्षाकृत बड़ी एवं आयताकार कोशिकाओं की, बड़ी एवं आयताकार कोशिकाओं, आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो इसी कोशिकाएं कैसे होती हैं, अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं और आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। अब ध्यान देना, इनकी कोशिकाओं में, किन कोशिकाओं में, अंतस्थीशियम की कोशिकाओं की आंतरिक सतह पर, ध्यान देना, ये दिखा रखे मैंने आपको पट्टियां, आंतरिक सतह पर अल्फा सेलुलोज से बनी रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखो इसमें, इसकी कोशिकाओं की आंतरिक सतह पर, इसकी कोशिकाओं की आंतरिक सतह पर अल्फा सेलुलोज की बनी, अल्फा सेलुलोज की बनी रेशेदार पट्टियां, रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो पराग कोश के स्फुटन के लिए, जो पराग कोश स्फुटन के लिए पाई जाती हैं। जो क्या कार्य है इनका, जो पराग कोश स्फुटन के लिए, जो पराग कोश स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं, पराग कोश स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं, पराग कोश स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ध्यान देना, किसके लिए उत्तरदायी होती है, पराग कोश स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अतः अंतस्त्वचा, क्या कार्य है इसका, अतः अंतस्त्वचा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है, पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है। तो क्या कार्य है इसका, पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है। तो देखिएगा, तो ये दो परत हो गई, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। मिडिल लेयर, ध्यान देना, धन्यवाद।